हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एज जी पैट के नए लेक्चर में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों सब लोग? ये साजिद ऋषिकेश, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्या हाल है? ये संकिता, साजिद गुड इवनिंग। प्रतुल गुड इवनिंग। अभिषेक, विपिन, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। नुजा, शिवानी, दीपक गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3.0 बैच से भी आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सारे के सारे न्यू ज्वाइनीज को वेलकम टू लेक्चर। यस साजिद, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। नैना गुड इवनिंग। समर्थ, राज, राधे राधे बेटा, गुड इवनिंग। यस एज यूजुअल मैं भी बहुत अच्छा हूँ बेटा, थैंक यू सो मच। बस जोरों शोरों से अभी दिवाली की तैयारियां भी चालू है। ओके, परफेक्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग भी अच्छे होंगे उम्मीद है। बस ऐसे ही अच्छे रहो और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहो। तो चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, जिसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सबको पता है कि भैया हमारा बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी सोर्स के तौर पे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ये जाता है सीधा हमारे जीआई ट्रैक के अंदर। ओके, सर्वज्ञ, थैंक यू सो मच बेटा। ये कॉम्प्लीमेंट बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पेक्ट। यस, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में उसके कौन से डिफरेंट पार्ट्स आते हैं वो सब कुछ देखेंगे, उनकी डिटेल्ड एनाटॉमी, जीआई ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी, नॉर्मली फंक्शन ये किस प्रकार से करता है, और डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है ये एग्जैक्टली किस प्रकार से होता है। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन से ही हमें पता है कि जो भी हमें एनर्जी लेने के लिए, जो भी हमें खाना खाने के बाद उसको बॉडी के अंदर डालने के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड होता है उसको कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि जन्म के साथ ही हमें हमेशा ये चीज बताई जाती है कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता तब तक उसको सिर्फ माँ का दूध दे देना चाहिए। इसके पीछे दो रीजंस होते हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो हमारा न्यूट्रिशन मिलता है ये इस माँ के दूध से बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। सेकेंडली, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम बहुत छोटे हैं, नियोनेट्स होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। इसलिए बच्चों को भी आपको पता होगा कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा थोड़ा हेवी खाना परोसने के लिए या फिर खाने के लिए शुरुआत कर देते हैं, है कि नहीं? तो नॉर्मली हम इंसान जो कि हेटेरोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं, जो कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट जैसे क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारे बॉडी में ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है, ना ही ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो कि अपने आप खुद के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये बना सके। तो हम डायरेक्टली किसी और सोर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये सोर्स से जो भी एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। भैया मैंने राइस खाया तो क्या मेरे खून में राइस के दाने दौड़ते हुए दिखेंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने चपाती खाई, मैंने सब्जी खाई, तो क्या सब्जी का वो मसाला जो है वो मेरे बॉडी में रगों में ऐसे ही दौड़ता हुआ दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको पेट में जाने के बाद जब तक इसका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता और वो एनस से बाहर नहीं निकलता, इसके बीच की इसकी जो जर्नी है इसमें अलग अलग एंजाइम की मदद से, अलग अलग प्रोसेसेस की मदद से इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन किया जाता है कि उसका जो जिस्त है, बस वो जिस्त बॉडी में ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सके और पूरे बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जा सके। इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वो प्रोटीन्स हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो फाइबर्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के फूड, अलग अलग टाइप के अलग अलग केमिकल फॉर्मेट्स में उसका कन्वर्जन बॉडी के अंदर किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम।
जिसका काम है कि भैया तुम चाहे जो भी खाओ हम उसको सिर्फ एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा तो सिंपल टर्म्स में वो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ओके जैसे टीचर्स के साथ भी आपको ये एक्सपीरियंस आता होगा कि यार ये टीचर है पता नहीं आके क्या बक 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 करता है, फिर बोलोगे कि सर इस सर ने तो ये बताया था, ये टीचर ने वो बताया, वो टीचर ने वो बताया, हमें क्या लिखना है। सीखो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, लाइफ टाइम मोटिवेशन दे सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कि भैया हर तरफ से जो भी ज्ञान आएगा उसको खंगालो, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसमें से जो सबसे बेहतरीन वाली चीज है बस उसी को एब्जॉर्ब करके आपके ब्रेन में डाल दो, ताकि उसका सही फायदा जो है आपको लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है। ओके तो ये है इंट्रोडक्शन अबाउट द जीआई ट्रैक्ट। माउथ से शुरू होने वाला ये सिस्टम जो है ये डायरेक्टली नीचे एनस में जाके खत्म हो जाएगा। इसके बीच में अगर बात करेंगे तो माउथ, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, देन ईसोफेगस, उसके बाद में आता है लीवर, फिर स्मॉल स्टमक, स्टमक के बाद उसके पीछे पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स, ये सारे के सारे इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये सब कुछ क्या है, क्या क्या इनका रोल रहेगा, किस प्रकार से ये काम करेंगे, ये सब कुछ अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके यस, गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं सभी को बहुत बहुत वेलकम बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं विद द माउथ, या फिर इसको हम ओरल कैविटी भी कहेंगे, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। तीनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इट मींस वन एंड सेम। जो हमारा जीआई सिस्टम है, जीआई ट्रैक है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी शुरुआत अगर कुछ होती है तो ये यहां से हमारे मुंह के जरिए होती है। तो हमारे मुंह के अंदर क्या क्या आएगा, अपर लिप से लेके उसके अंदर हमारे जो गम्स है, गम्स में फिट हुए हमारे टीथ है, फिर जो हमारा हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, जो हमारा टंग है, छोटा टंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम भी कहते हैं, देन लोअर टीथ, लोअर गम एंड लोअर लिप्स, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आती है। अब आपने जैसे कि आपके एचएपी में, मतलब जब सेमेस्टर में पढ़ा था उस टाइम पे इन सब का हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू जब हम पढ़ते हैं तब हमें इतने हर एक छोटे से छोटे पार्ट के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटायर एचएपी से हमें 3 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बस ये वाला पार्ट कि टंग, इसकी एनाटॉमी में क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। बेसिकली हम सबको पता है कि भैया हमारा मुंह जो होता है ये 3 प्रकार के काम करता है। सबसे पहला, लिप्स की मदद से किसी भी अनवांटेड चीज को ये मुंह के अंदर जाने से एंट्री रोक देता है, इसका ये लिप्स का मेन फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है हमारे टीथ्स का, जिसके बीच में मैकेनिकल प्रेशर के साथ जो भी खाना हम खाने की कोशिश करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया जाता है। और तीसरा, जो भी खाना मुंह में आता है उसको टंग की मदद से उसका टेस्ट हमें पता चलता है, राइट, हमें इसका टेस्ट पता चलता है। और यह सब कुछ करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुंह में होना जरूरी होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सलाइवा। एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो कि हमारे पूरे मुंह को वेटनेस देने का काम करता है, क्योंकि देखो मुंह मतलब ड्राई माउथ होना लगता है अगर सलाइवरी सेक्रेशन कम हुआ तो, और जब भी हमारा मुंह ड्राई होता है उस टाइम पे ना हम ढंग से चीजों को चबा सकते हैं ना उसको सही से निगल सकते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड में वो सब देखेंगे। फिलहाल आते हैं टंग के ऊपर। अब टंग्स में अगर हम देखेंगे तो इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है, इट इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस, या फिर इसको हम छोटी जीभ भी कहते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है पता है, ये जीभ हमारे जो पैलेट है उसके पीछे अंदर की तरफ, कभी आईने में खोल के देखोगे सबसे पीछे की तरफ एक छोटा सा पानी का ड्रॉप जैसा लटकता हुआ चीज दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस। ओके, इसका काम क्या होता है, जब हम हमारा जीआई ट्रैक देखते हैं तो जीआई ट्रैक के अंदर एक पार्ट ऐसे आता है, यहां पे आप देख रहे हो ट्रकिया, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक एक ही हो जाता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज द फेरिंक्स। वहां पे ये एपिग्लॉटिस जो है ये हर वक्त खाना और ब्रीदिंग इन दोनों को अपने अपने सही जगह पर जाने के लिए मदद करता है। यानी कि ये एक ऐसा सेप्टम है जो हमेशा फूड पाइप को क्लोज करके रखेगा। फूड पाइप को क्या करता है,
क्लोज करके रखेगा, जिसकी वजह से जिस भी टाइम पे हमारा 24/7 ब्रीदिंग चल रहा है वो सही से विंड पाइप में ही जाएगा। एंड जिस वक्त हम लोग खाना खा रहे होंगे उस वक्त सिर्फ खाने को जब हम निगलते हैं, व्हेन वी स्वैलो इट, उस टाइम पे सिर्फ ये विंड पाइप को क्लोज करेगा और फूड पाइप को ओपन करेगा। इससे फायदा यह है कि खाना गलती से भी विंड पाइप में ना जा सकेगा और सही से वो फूड पाइप में जाएगा। बराबर है। इसीलिए आपने हमेशा से बचपन से आपके घर में सुना होगा कि बेटा बात करते वक्त खाना मत खाओ, या फिर खाना खाते खाते कभी बात मत करना, क्योंकि जब हम बात करते हैं उस टाइम हमारा जो ट्रकिया के ऊपर सिचुएटेड वोकल कॉर्ड है उसमें से हवा बाहर आती है, और इस हवा को बाहर आने के लिए हमारे विंड पाइप को ओपन रहना पड़ेगा। अब खाना खाते वक्त हमारा फूड पाइप ओपन रहना चाहिए, बात करते वक्त विंडो पाइप ओपन होना चाहिए, तो इसमें खाना बीच में फंस सकता है। कोई खाने के पार्टिकल्स है जो कि गलती से विंड पाइप में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से तुरंत हमें खांसी आना शुरू होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये क्यों बताया जाता है, बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्ट विच इज कॉल्ड एज द एपिग्लोटिस, जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर और चीजें देखेंगे तो इसके ऊपर टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, कई सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन वंस अगेन जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट बर्ड्स, टंग का इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द टेस्ट बर्ड। इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट बर्ड बेसिकली होता क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और इसके ऊपर से छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे, और ये जो छोटे छोटे माइक्रोविलाई है इनसे सेंसरी नर्व जुड़ के सीधा ब्रेन में चली जाती है। इसीलिए टंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन भी है। टंग से हमें टेस्ट तो पता चलता ही है, साथ ही साथ टेम्परेचर का भी पता लगता है। देखो, जब भी कोई चीज बहुत गर्म हो, जब भी कोई चीज बहुत ठंडी हो, हमें तुरंत जो हमारी टंग है ये उसका सेंसेशन दे देती है, बिकॉज ऑफ दिस सेंसरी नर्व्स जो इसके ऊपर सिचुएटेड है। राइट, सेंसरी नर्व्स। अब टेस्ट कहां पे कैसे पता चलता है, तो बेसिकली इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। टंग को हम 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पिछला वाला हिस्सा है, जो सबसे पिछला वाला हिस्सा है, यहां पे हमें बिटर टेस्ट का टेस्ट आता है। राइट, सबसे पीछे वाला, उसमें बिटर टेस्ट का पता चलता है। जो सबसे आगे वाला है, यहां पे सॉल्ट एंड स्वीट, इनका टेस्ट आता है। सॉल्ट एंड स्वीट टंग के टिप के आसपास, जो सबसे सामने वाला हिस्सा है। ये जो दोनों साइड के हिस्से हैं, इसमें खटास यानी कि सोर टेस्ट का पता चलेगा। एंड ये जो बीच वाला रीजन है, यहां पे हमें मल्टीपल टेस्ट का पता चलेगा। कुछ थोड़ा सा स्पाइसी है, कुछ थोड़ा सा नमकीन है, कुछ बहुत ही ज्यादा स्वीट है, स्वीट के साथ साथ खटास भी है, खटास के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन भी है। ये जो मिक्स्ड टाइप के फ्लेवर सारे होते हैं, इनका पता चलता है टंग के सेंट्रल रीजन में। ठीक है, तो टंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि ये एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है। जो हमारे बॉडी के 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है, उनमें से एक होता है हमारा टंग। जैसे ही हमें कोई भी पदार्थ दिया जाता है, कोई भी खाना हम खाते हैं, सबसे पहले भाई हम उसका टेस्ट देखेंगे। अगर टेस्ट सही है तभी हम उसको चबाने के लिए आगे जाएंगे, वरना हम चबाने के लिए जाएंगे नहीं, उसको ऐसे ही थूक देते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी मैटर करता है। बहुत गर्म चीज भी हम खा नहीं सकते, बहुत ठंडी चीज भी हम खा नहीं सकते। टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम। ओके, तो टंग के बारे में हमने क्या क्या देखा। एपिग्लॉटिस कहां पे होगा, क्या उसका लोकेशन है, क्या उसका रोल है। दूसरा हमने देखा इसके जो टेस्ट बर्ड्स है वो किस प्रकार से काम करेंगे, टेस्ट एंड टेम्परेचर दोनों को कैसे सेंस करेंगे, और टंग के कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है बच्चों। ओके, ये बाकी सारे जो नाम है ये ऑब्वियसली है, बट वंस अगेन जब आपने एचएपी का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया था उस टाइम पे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। अभी इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जीपैट में इतने छोटे छोटे डिटेल्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग। जितना जरूरी है बस उतना ही पढ़ के आगे हमें बढ़ना है। फिर आते हैं टीथ्स के पास, जो हमारे दांत होते हैं। राइट भैया,
दिखाने के दांत हमेशा अलग रहते हैं और खाने वाले दांत हमेशा अलग रहते हैं। एक बहुत ही कॉमन कहावत है। ये कॉमन कहावत ऐसे ही नहीं है, ये सच में भी ऐसे ही होता है। हम सबको इतना तो पता है कि भैया हमारे एडल्टहुड में टोटल 32 दांत हमारे मुंह में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये जो 32 दांत है इनको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ तक कि इनके फंक्शंस भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अलग होते हैं। इनके शेप, इनके स्ट्रक्चर, ये सब कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है। राइट? तो दिखाने वाले जो दांत होते हैं हमारे, इनको कहा जाता है सेंट्रल इंसिजर्स। क्या कहा जाता है इनको? सेंट्रल इंसिजर्स। मतलब क्या है? बेसिकली ये जो दांत रहेंगे ये बहुत ही ज्यादा शार्प रहेंगे एंड ये सामने की तरफ रहेंगे, सबसे सामने। ओके, सबसे सामने वाले टीथ ये रहेंगे। छोटे बच्चों में देखा है कभी? जब दांत आने शुरू होते हैं भैया, शुरुआत इन्हीं से होती है और फिर वो जो काटेंगे फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपको निशान छोड़ देंगे, क्योंकि ये इंसीजर्स काटने के लिए बने हैं बेटा। काटने के लिए क्या? इंसानों को काटने के लिए नहीं। जब भी हम कोई भी खाना खाने की शुरुआत करते हैं तो जो निवाला हम काटते हैं, जैसे चपाती और सब्जी आपने ले लिया, उसको जब कट करते हैं तो हमेशा हम हमारे सामने वाले टीथ यूज करते हैं। सो फूड को कट करने के लिए, कट करना यानी कि हाथ से बस उसको सेपरेट करना है। ये नहीं कि हम ऐसे नहीं खाते रहेंगे, बस तोड़ेंगे सामने से और फिर इसको धीरे धीरे पीछे की तरफ हम ढकेल देते हैं। बराबर है? चबाने के लिए ये पीछे की तरफ चला जाता है, तो सामने से काटने के लिए। इसलिए देखो, कभी भी कोई भी एनिमल भी अगर आपको काटेगा वो सामने की दांतों से काटेगा, बट खाना खाना है तो चबाने के लिए आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। काटना और चबाना दोनों में डिफरेंस है। काटना इज बस तोड़ के उसके दो टुकड़े कर देना, ठीक है? इनको कहा जाता है इंसिजर्स। इनके नीचे आते हैं कैनाइन, जिनका शेप थोड़ा सा अलग रहेगा। अब ये जो सामने के हमारे इंसिजर्स है ये बहुत ही ज्यादा शार्प रहेंगे। इनका एज देखोगे तो भैया ये धारदार रहेगा। ओके, तो ये काटने के लिए बने हैं। इनके पीछे के जो कैनाइन है ये क्या करते हैं? ये थोड़ा सा पॉइंटेड शेप के रहेंगे, ठीक है? देखो इसका शेप देखो, यहां पे सामने प्लेन और शार्प सरफेस है, बट अब इनको यहां पे थोड़ा सा नोकीलापन सा आएगा। ओके, जिसको कहा जाता है कैनाइन। अब इनका क्या काम है भैया? ये पॉइंटेड शेप में ही बने हैं और ये फूड को टेयरिंग के लिए बने हैं। अब ये नई टर्मिनोलॉजी क्या आ गई? काटना भी है, चबाना भी है, टेयर ऑफ करना भी है। क्या कहना क्या चाहते हो गुरुजी? बता रहा हूं। समझो कि आप मूंगफली की सब्जी खा रहे हो या फिर ऐसी कोई भी सब्जी खा रहे हो जिसमें मूंगफली है। अब भैया जब पहली बार हमने निवाला लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे? इंसिजर्स की मदद से उसको तोड़ देंगे। उसको तोड़ने के बाद में जब मुंह में हम चबाने जाएंगे, कई लोग ऐसे होते हैं देखो कि उनको पीछे मतलब दाढ़ की मदद से जब चबाने जाते हैं, जब उनके दांत सड़ने लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं दांतों में, तो वो चीज सही से चबाई नहीं जाती। जवानी में बुढ़ापा आ जाता है, ऐसा लगता है कि हर जगह पे बस रूट कैनल ही रूट कैनल किया जाए। आती है भाई नौबत, क्योंकि हाइजीन का तो हमें पता ही नहीं होता। हम लोग को सिर्फ खाना पता है, चबाने के बाद में साफ सफाई करना पता ही नहीं है कि नहीं? और खाएंगे भी ऐसे कि भैया पता नहीं कितने जन्म के भूखे पड़े थे, जो भी दिखा खाए जाओ, दो भी दिखा खाए जाओ। तो टीयरिंग का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग फाड़ देना, बट यहाँ पे खाना फाड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो भी टफ खाना रहेगा, जो भी खाने के पार्टिकल्स कड़क रहेंगे, इनको चबाने के लिए एक पॉइंटेड शेप टीथ है जो कि सीधा बीच में घुसेगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करेगा, ताकि जब लास्ट में ये मोलार्स के पास जाएगा तब उसको चबाना और भी आसान होता जाएगा। ठीक है, एक बार ये चारों होने दो, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट आते हैं प्री मोलार्स के पास, जो जस्ट कैनाइंस के पीछे आते हैं। प्री मोलार जो कि खाने को क्रश और टीयर करने के लिए रहेंगे, एंड नेक्स्ट आते हैं मोलार्स जो कि ग्राइंडिंग के लिए बने हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बता दूं, इन्होंने काटा, इन्होंने तोड़ा, इन्होंने मरोड़ा और इन्होंने चबा के इसको ग्राइंड कर दिया, ताकि फाइनली इसको निगलने के फॉर्मेट में ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि भैया पहले जो हमारे इंसीजर्स है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? सामने से
सामने से निवाला कट किया, ठीक है। अब जैसे रोटी और सब्जी मैंने एक साथ मिला के लिया था, इसको तोड़ के बाहर निकाला। इसके बाद में दूसरी तरफ हमने कौन से देखे थे, कैनाइंस। कैनाइंस क्या करेंगे, इसमें से जो भी दाने रहेंगे, कोई भी दाना रहने दो, अब दाने जो है समझो कि इसका ये शेप है, ठीक है। इंसीजर्स क्या करेंगे, समझो कि ये दाने हैं, इंसीजर्स क्या करेंगे, ये ऐसे पॉइंटेड शेप वाले टीथ है हमारे, तो ये क्या करेंगे, इसको सेंटर से प्रेशर अप्लाई करके इसके दो टुकड़े कर देंगे, और इन दो टुकड़ों को फिर प्री मोलार्स और मोलार्स के पास भेज दिया जाएगा, जो कि इसको बार बार चबा चबा के एकदम छोटा सा छोटा पार्टिकल साइज इसका जितना अचीव हो सकता है उतने छोटे पार्टिकल साइज में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भैया किसी भी खाने के निवाले को 32 बार अगर चबा के खाओ तो ये सबसे बेहतरीन लेवल पे जाएगा। इट इज एज गुड एज कि भैया उस चीज को हर एक दांत ने एक बार काटा है, प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। बट जो भी हमारा ऐसा फूड है, अब देखो कि चपाती में आपको दे दूं कि भैया इसमें से तुम स्टार्च निकाल के देखो, कहां से निकालोगे भाई, इसको छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, उसमें से फिर निकालना आसान हो जाएगा। आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टार्च का एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पोटैटो में से स्टार्च कैसे निकलता है, उसमें देखो हम उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार्च निकालना इजी होगा। सेम वे में जो भी खाना हम यहाँ पे खा रहे हैं उनको छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, ताकि उसमें से उसका जस्ट निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा माउथ, और हमारे अलग अलग दांत किस प्रकार से वो काटेंगे, किस प्रकार से वो दिखाएंगे, किस प्रकार से वो चबाएंगे, ठीक है। जैसे ही खाना 32 बार चबाने के बाद में सलाइवा में मिक्स होगा तो इसका एक राउंड शेप, गोल आकार तैयार हो जाएगा जिसमें सब कुछ मिक्सअप रहेगा। अब इसमें सब्जी अलग नहीं दिखेगी, उसके दाने अलग नहीं दिखेंगे, चपाती अलग नहीं दिखेगी, उसके साथ और कुछ लिया है वो भी अलग से नहीं दिखेगा, सब कुछ अब एक बन गया है। एंड ये एक गोले की जगह बना है जिसको हम कहेंगे बोलस। क्या कहेंगे इसको हम, बोलस। अब ये बोलस निगलने के लिए रेडी है, एंड दिस बोलस विल नाउ बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर जीआई ट्रैक। अब मुंह का काम खत्म, इसके बाद आगे, यस इसी को काइम भी कहा जाता है, गुड वन, बोलस या फिर काइम, वन एंड द सेम। ओके, अब इसको इजीली आगे भेज दिया जाएगा। आगे भेजने से पहले ये जो सलाइवा है भैया, सलाइवा हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम जब कहते हैं कि भैया टोटल बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी है, उसी में से कुछ वाटर का हिस्सा हमारे बॉडी में इसी सलाइवा के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेगा। आप देखो कभी भी अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो यूजुअली हमें दाल खाना या फिर राइस भी रहेगा तो उसके साथ में कोई ना कोई लिक्विड चीज होना, फिर वो चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, हमारी थोड़ी सी लिक्विडिश रहती है। वही आप धीरे धीरे साउथ की तरफ चले जाओ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं कि ड्राई फूड वो बहुत खाते हैं, राइस उनके पास नॉर्मली ज्यादा खाया जाता है, तो राइस भी वो सूखा खा जाएंगे, इडली वगैरह भी जो बनाते हैं वो भी सूखी खा जाते हैं। हमें अगर नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडिया में लाके भेज दिया जाएगा, भैया एक दो निवाले हम खाएंगे ना, उसके बाद ये गले से निकलेगा नहीं, अटक सा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सलाइवा कम होता है। ये सलाइवा सिर्फ बोलस बनाने के काम में नहीं आता, बल्कि इसके साथ साथ में स्वेलो करते वक्त जो ल्यूब्रिकेशन चाहिए, ये ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ में इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो मुंह में चबाते समय से ही किसी किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म शुरू कर सकते हैं। तो ये सलाइवा बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारा माउथ है इसके आगे पीछे और नीचे, ये तीन जगह पे, तीन लेवल पे इसके ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। एक होगा पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जस्ट टंग के नीचे, इसीलिए देखो हमेशा जब मुंह में पानी आता है सबसे ज्यादा टंग के नीचे, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, तो ये आसानी से मुंह को गीला करते रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं, अब मतलब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, घर में चले जाओ, बहुत बढ़िया तरीके का खाना बना है, तो जो स्मेल आता है ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए जब ब्रेन में सिग्नल जाता है कि यार मजेदार लज्जतदार खाने की स्मेल आ रही है, तो सलाइवरी ग्लैंड तुरंत सलाइवा सेक्रेशन शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया भाई, है कि नहीं।
तो सलाइवा मल्टीपल फंक्शन करता है। दिखने के लिए बस ये एक सिंपल सी चीज है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं, राइट। तो इसका कंटेंट अगर देखेंगे तो इसमें 99.5% वाटर ही है, और कुछ अलग नहीं है। और 0.5% जो है इसमें अलग अलग सोल्यूट्स है। सोल्यूट्स का मतलब क्या है? अलग अलग चीजें, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बायोकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट, सॉरी बायोकार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट से, फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, लाइसोजाइम्स एंड अमाइलेज, अलग अलग सोल्यूट्स, और उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी, जो कि चबाते वक्त ही आसानी से डाइजेशन के प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा जो है ये डेली बेसिस पे सिक्रेट होता है। एंड इसका पीएच यूजुअली स्लाइट एसिडिक टू न्यूट्रल के पास रहेगा, 6.3 से लेके 6.8, विस्कस, और ये कलरलेस रहेगा। एंड ये चीज ध्यान में रखने में, अगर आपको कभी गड़बड़ी होती है, देखो बेटा आपने बुड्ढी के बाल खाए होंगे, खाए सभी ने। वो शुगर कैंडी आती है जो मुंह में डालते से ही तुरंत डिसॉल्व हो जाती है, क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स। ड्राई माउथ हो, पानी के साथ ये शुगर कैंडी खा के देखो, वो उतने जल्दी डिसॉल्व नहीं होगी जितनी वो नॉर्मली टंग के ऊपर रखते से ही डिसॉल्व हो जाती है, बिकॉज उसका डाइजेशन इमीडिएटली वहां पे शुरू हो जाता है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे सलाइवा में हमें एंजाइम्स भी देखने मिलेंगे जो कि डाइजेशन की शुरुआत करेंगे, स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को ये शुरुआत कर देंगे। आपने अगर प्रैक्टिकली बायोकेमिस्ट्री में ये प्रैक्टिकल किया होगा, सलाइवरी अमाइलेज का हमने प्रैक्टिकल किया था, आपको याद होगा। पोटैटो से स्टार्च निकालना है, मुंह में थोड़ा सा सॉल्ट वाटर लेके उसको मिक्स करना है, एंड देन इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे, हर 5 से 10 मिनट बाद इसका कलर चेंज होते जाएगा, क्योंकि वो स्टार्च पहले हेक्सोज में, फिर डेक्सट्रोज में, ऐसे अलग अलग टाइप के शुगर में कन्वर्ट होता रहता है। इफ यू हैव दैट प्रैक्टिकल, आपको शायद ये चीज पता होगी, अगर नहीं है तो एक बार बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैंडबुक्स अगर आपके लाइब्रेरी में होंगे उसे पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग, घर पे भी आप कर सकते हो, ऐसा वो प्रैक्टिकल है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहेंगे, या फिर इसको हम एक्सेसरी ऑर्गन भी कहेंगे। मतलब क्या भैया? इसका काम कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ दुनिया बदलने वाला कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर सिर्फ क्या होगा भैया, मुंह से लेके पेट तक ये सिर्फ खाने को एक ट्यूब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ताकि बीच में खाना कहीं पे गुम ना हो जाए, बीच में कहीं पे ये विंड पाइप में चला ना जाए, या फिर ऊपर से डायरेक्टली नीचे डाल दिया तो बीच में कहीं पे इसका लॉस ना हो जाए। ओके, तो ये सब कुछ जो होता है ये ईसोफेगस में हमें देखने के लिए मिल जाता है। राइट, क्लियर है बेटा यहां तक? जस्ट अ सेकेंड। डेंटल फॉर्मूला, अच्छा ठीक है बताता हूँ, एक सेकेंड रुको। तभी पूछ लेते ना बेटा, थोड़ा आगे आ गए हम लोग। ओके, सो बेसिकली डेंटल फॉर्मूला होता है कि ये दांत किस प्रोपोर्शन में रहेंगे। इंसिजर्स रहेंगे 2, कैनाइन रहेगा 1, मुलार्स रहेंगे 2, सॉरी प्री मोलार्स रहेंगे 2, एंड मोलार्स रहेंगे 3। सो 2:2, 1:2, 2:3 ये रहेगा रेशियो अपर पैलेट में और लोअर पैलेट में भी। इसी को कहा जाता है कि ये डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, बैक टू ईसोफेगस। इसका कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, खाना जो मुंह से निकला है बोलस फॉर्मेट में, इसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा इसका और कुछ भी फंक्शन नहीं रहेगा। वहां से निकला खाना सीधा आ जाता है अपने स्टमक के पास, अपनी डाइजेशन की फैक्ट्री, बॉडी का वो हिस्सा जो फूड को स्टोर करेगा, जो फूड को डाइजेशन को एग्रेसिवली शुरू करेगा, और इसके लिए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। राइट, तो अब इसके अंदर क्या है कि
देखा जाए तो इसको तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है। फंडस यानी कि इसका हेड रीजन, उसके बाद बॉडी यानी कि इसका सेंट्रल रीजन, एंड पाइलोरस जो कि इसका लास्ट रीजन रहेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईसोफेगस से जब ये अटैच होगा, यहां पे एक ईसोफेजियल स्फिंक्टर रहेगा जो खाने को उल्टी डायरेक्शन में जाना अलाउड नहीं करेगा। द फ्लो ऑफ फूड शुड ऑलवेज बी इन द यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल भी इसमें देखने के लिए पता होता है। ओके, तो इसीलिए नॉर्मल सिचुएशंस में हमें वॉमिटिंग नहीं होता, या फिर पेट में एक बार खाना गया तो फिर वो उल्टी डायरेक्शन में नहीं आता, क्योंकि ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। बट अगर कोई डिसऑर्डर हो गई तो ये ओपन भी हो जाएगा और खाना उल्टे डायरेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेट के क्या किसी भी बॉडी के सेल को अगर हल्का सा भी टच हो जाए तुरंत इसको जला सकता है, क्योंकि इसका पीएच स्ट्रॉन्गली एसिडिक 2 से 3 के बीच में रहेगा, जो कि बहुत खतरनाक रहता है, बहुत मतलब बहुत खतरनाक। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये किसी भी बॉडी के सेल को अगर हल्का सा भी टच हो गया तो हो सकता है डायरेक्टली सेल का डैमेज। इस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज, जो भी स्टमक की इनर लाइनिंग है, इस पे होता है बहुत मोटी म्यूकस की परत, जो हमारा स्टमक का इनर वॉल है और स्टमक का एसिड कंटेंट है, इसके बीच में एक मीडियम क्रिएट करेगा। तो उसकी वजह से ये जो एसिड है ये डायरेक्टली कभी भी किसी भी सेल को, स्टमक के वॉल को टच नहीं होगा और उसकी वजह से कोई भी डैमेज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होगा म्यूकस लेयर जो कि प्रोटेक्शन दिलवाएगा, एंड इसका रेगुलेशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन से। ओके, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, या फिर जब हम कल पेप्टिक अल्सर का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उस टाइम पे हम देखने वाले हैं। फिलहाल यहां पे इतना याद रखो। अब साथ ही साथ में दूसरी चीज क्या है भैया, ये स्टमक का साइज देखोगे ना तो इसके अंदर 200 टू 250 ग्राम्स का खाना आ सकता है। नॉर्मली 200 से 250 ग्राम का खाना इसके अंदर आ सकता है, इसकी इतनी नॉर्मल कैपेसिटी होती है। लेकिन हम ठहरे भुक्कड़, खाएंगे ऐसे कि भैया जिंदगी में कभी खाने को मिला नहीं है, ठूसते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ, इस चक्कर में इसको कई बार एक्सपांड भी होना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा बना है स्मूथ मसल से, जो कि काफी ज्यादा एक्सपांडेबल है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंशन के साथ साथ में इसके टेयर ऑफ होने का भी खतरा है कि नहीं। तो ये ना हो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन में 3 अलग अलग लेयर्स रहेंगे। एक होगा लॉन्जिट्यूडनल लेयर जहां पे मसल्स का शेप रहेगा स्ट्रेट, उसके बाद रहेंगे सर्कुलर मसल्स जो कि सर्कुलर शेप में रहेंगे, एंड तीसरा रहेगा ऑब्लिक मसल्स जिसमें ऑब्लिक शेप के अंदर हमें मसल्स देखने मिलेंगे। ये तीनों स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। कि भैया हम कई बार देखो कैसे करेंगे ना, यार खाना यहां तक आ गया है, हिला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, यहीं पे सोने की नौबत आ रही है, बावजूद इससे पेट कभी फटता नहीं है। इतना आसान नहीं है पेट को फाड़ना, बिकॉज ऑफ दीज 3 लेयर्स। ये बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, चाहे आप कितना भी खाना ठूसो ये फटेगा नहीं। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये 3 स्मूथ लेयर के स्मूथ मसल के लेयर्स, जिसकी वजह से कैपेसिटी भी एक्सपैंड हो सकती है और स्ट्रेंथ भी मिली रहेगी। अब साथ ही साथ में यार खाना मतलब पेट बना तो था 200-250 ग्राम खाने को पचाने के लिए, लेकिन तुम हो कि उसको ठूसे जा रहे हो। डाइजेशन कहां से होगा भाई? डाइजेशन के लिए सरफेस भी बहुत बड़ा चाहिए, बट पेट का साइज तो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो एक सिंपल सी चीज, आपने मिशन मंगलयान मूवी अगर देखी है तो उसमें भी ये टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कम जगह में ज्यादा चीजें कैसे बिठाओगे, किसी को पता है? याद है? फोल्डिंग करके चीजों को फोल्ड कर दो तो कम जगह में ज्यादा चीज आएगी। ठीक इसी प्रकार से ये स्टमक की लाइनिंग अगर देखोगे तो यहां पे आपको ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइंस दिखेंगी। ये क्या है? ये जो भी हमारा फूड का मतलब सॉरी स्टमक का इनर वॉल है, इसके ऊपर ऐसे जिगजैग लाइनिंग प्रेजेंट रहेगी। और ये जो जिगजैग लाइनिंग है ये क्या करती है? एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, ताकि खाना कितना भी ज्यादा हो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे ही खाना आएगा पेट के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटे के बीच में खाना पेट में रहेगा और साइड बाय साइड HCl की मदद से उसका डाइजेशन शुरू रहेगा। ठीक है,
अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटे तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, राइट। जैसे ही खाना यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे खाना जो है ये पाइलोरस की मदद से डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत में भेज दिया जाएगा, जहां से रिक्वायर्ड है तो फर्दर डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, दोनों ही काम जो होते हैं ये शुरू हो जाएंगे। बट आगे जाने से पहले देखेंगे कि ये गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है। HCl आया कहां से भाई, अचानक से पेट के अंदर। देयर आर स्पेसिफिक सेल्स जो ये करेंगे, इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जिनके अंदर इसका गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो सकता है। ओके, होगा कैसे? अब ये जो हमारा इंटरनल ब्लड वेसल है, यहां से स्टमक के सेल्स जो है ये डायरेक्टली जुड़े रहेंगे। अब जैसे होगा क्या कि भैया जिस भी टाइम पे हम लोग खाना खाएंगे, पानी भी साथ में पीते हैं, तो ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में पैराइटल सेल्स के अंदर रिएक्ट करेगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज, क्या है एंजाइम? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम के साथ में हाइड्रोजन मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा H2CO3, जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसमें से हाइड्रोजन आयन सेपरेट होगा एंड कार्बोनियम आयन जो कि अल्कलाइन आयन है HCO3 माइनस, ये बन के जाएगा ब्लड वेसल में, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो हाइड्रोजन आयन बना है ये दूसरे चीरे पे जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज पंप नाम का एक पंप है। ये क्या करता है कि जितना भी हमारा फूड स्टमक में आ गया है उसमें से पोटेशियम आयन चुन चुन के अंदर लेगा, उसके बदले में हाइड्रोजन आयन को बाहर भेज देगा। क्या काम है? पोटेशियम आयन को स्टमक से पैराइटल सेल में लेगा, बदले में हाइड्रोजन को बाहर भेज देगा। तो यहां से आया हाइड्रोजन आयन। दूसरी तरफ जब ये HCO3 माइनस आयन सेल से निकल के ब्लड में जा रहा था, इसके एक्सचेंज में ये क्लोराइड आयन को वापस सेल के अंदर भेजेगा पैराइटल सेल्स में, जो दूसरी तरफ से Cl माइनस भी बाहर आएगा। यहां से बाहर आया H प्लस, यहां से बाहर आया Cl माइनस, पेट के अंदर आते से ही ये दोनों रिएक्ट करके बना देंगे HCl। ठीक है बेटा, तुम लोग बातें करने से अच्छा मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तब ध्यान दो, उस टाइम पे तुम लोग को भलते ही क्वेश्चन पूछने रहने हैं। अभी स्टार्टिंग से ही बताया, पैराइटल सेल्स के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम के एंजाइम की मदद से रिएक्ट होके H2CO3 बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इसकी वजह से इसमें से हाइड्रोजन आयन सेपरेट होगा, HCO3 माइनस आयन बनेगा, इसको हम कहेंगे कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन क्लोराइड आयन के एक्सचेंज में ब्लड वेसल में जाएगा। क्लोराइड आयन सेल के अंदर आया, एक सिरे से क्लोराइड आयन स्टमक में रिलीज हुआ। ये जो हाइड्रोजन आयन यहां पे सेपरेट हुआ था, वो दूसरी तरफ पोटेशियम आयन के एक्सचेंज में रिलीज हो गया। H प्लस एंड Cl माइनस दोनों मिला के बनाएंगे हमारे HCl को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द दिस इज हाउ द गैस्ट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। फाइन, इसको कंट्रोल करने के लिए एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रीन, हिस्टामाइन, ये 3 टाइप के केमिकल्स हमें रेगुलेशन में मदद करते हैं। अगर एसिटाइल कोलिन का सेक्रेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा, गैस्ट्रीन का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा, हिस्टामाइन का लेवल बढ़ेगा तो हिस्टामाइन की वजह से भी HCl का प्रोडक्शन जो है ये बढ़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। इसको रेगुलेशन कैसे किया जाता है? अभी हालांकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा आइडिया। जैसे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, ये क्या करेगा? ये नेगेटिव सिग्नलिंग की मदद से सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करवाएगा। सोमैटोस्टैटिन जैसे रिलीज हो गया, ये ECL सेल्स में आएगा, वहां से हिस्टामाइन रिलीज करवाएगा, हिस्टामाइन पैराइटल सेल्स में और HCl रिलीज करवाएगा। ये मैकेनिज्म से हिस्टामाइन HCl के प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। जब भी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो, जब भी कोई गलत चीज खाई गई हो, अचानक से हाइपर एसिडिटी होती है, ये मैकेनिज्म से। दूसरा, जो एंटेरिक न्यूरॉन्स है, यानी कि हमारे GI ट्रैक में जितने भी न्यूरॉन्स है, इनमें जैसे ही सेंस हो जाएगा, इनमें
जैसे ही ये सेंस हो जाएगा कि खाना पेट में आ चुका है, ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा और एसिटाइल कोलिन फिर से पैराइटल सेल्स पे अटैच होके HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो जैसे ही आपने कई बार ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि पहले आपके मम्मी बुला रही है, सर आओ खाना खाने आओ, आओ खाना खाने आओ, हम बोलेंगे यार मम्मी भूख नहीं है यार, ज्यादा फोर्स मत करना, बस इतना सा कुछ खा लूंगा। लेकिन जैसे खाने के लिए बैठेंगे तुरंत भूख और बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही पेट के अंदर खाना आएगा तो एंटरिक न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाएंगे, HCl के प्रोडक्शन को बढ़वाएंगे। HCl का प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें देखने के लिए मिलता है कि भूख भी हमारी बढ़ती जाएगी। ओके, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन आया, पैराइटल सेल से HCl का सेक्रेशन बढ़ा, पेट में खाना आया तो पेप्टाइड्स बने जिन्होंने जी सेल्स में से गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन बढ़ाया, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स से हिस्टामाइन का रिलीज बढ़ाया और उसकी वजह से फिर से HCl का प्रोडक्शन बढ़ा, तो भूख भी बढ़ती जाती है। ठीक है पायल बेटा, एक चीज याद रखो, मैंने शायद आप नए हो मुझे पता नहीं, बट जब हम HAP पढ़ रहे तब हम सिर्फ HAP पढ़ रहे, उसी वक्त आपको GRD पूछना है, उसी वक्त ड्रग्स पूछना है। ये गलती मत करो, ये गड़बड़ी मत करो। जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, जब ट्रीटमेंट पे आएंगे फार्माकोलॉजी पे तब ड्रग्स के बारे में सब पढ़ेंगे। सब कुछ एक साथ खिचड़ी मत करना प्लीज, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ HAP का पार्ट चल रहा है, नॉर्मली कैसी चीजें काम करेगी बस इतना ही। एक्सेस हुआ तो, अंडर हुआ तो, ये सब पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं। नॉट ओनली आप, बाकी स्टूडेंट्स भी। मुझे आपका नाम यहाँ पे दिखा बार बार कमेंट्स में हाईलाइट होता हुआ, इसलिए मैंने बस बता दिया। जी सेल्स वो सेल्स है जिसके अंदर से गैस्ट्रिन रिलीज होगा, तो उसको कहा जाता है जी सेल्स। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन डाइजेशन। अब भैया जो भी खाना हमने खाया इसमें से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? सबसे पहले हमारे डाइटरी प्रोटीन्स मुंह में आएंगे, हम चबाएंगे, कोई डाइजेशन नहीं होगा। स्टमक में आएंगे, हम चबाएंगे, कोई डाइजेशन नहीं होगा। HCl और पेप्सिन की मदद से इनका डीनेचरेशन, यानी कि इनको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वापस से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइनोपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये 4 टाइप के जो एंजाइम्स है, ये चारों टाइप के एंजाइम्स इसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए इनका एब्जॉर्प्शन करवा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? डाइटरी प्रोटीन्स, स्टमक में इसका डीनेचरेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका ब्रेकडाउन होगा एंड इंटेस्टाइन के ही लाइनिंग में इनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं लिवर के पास। अब लिवर डाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज लिवर इज एन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जहां पे भैया एंजाइम्स का नाम आया, जहां पे ब्रेकडाउन का नाम आया, वहां पे लिवर के बिना काम ही नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? लिवर, और उसके नीचे छोटा सा एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर। जितने भी मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, पूरे बॉडी में मिलने वाले जितने भी मेटाबॉलिक एंजाइम्स है, इनमें से 99% एंजाइम्स हमें लिवर में ही देखने के लिए मिलेंगे। यहां तक कि देयर इज अ स्पेसिफिक केमिकल कॉल्ड एज बाइल, जिसको फैट इमल्सिफिकेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है, फैट इमल्सिफिकेशन के लिए। तो ये बाइल का प्रोडक्शन भी लिवर में होगा, बस उसको स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है। सो गॉल ब्लैडर ओनली एक्ट्स एज अ स्टोरेज फॉर बाइल, बट उसका प्रोडक्शन जो है ये लिवर में ही होगा। लिवर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर बात करेंगे तो इसके 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, जिसमें से राइट लोब साइज में कई गुना बड़ा रहेगा, लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा रहेगा। एंड ये ऑर्गन बॉडी का हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या भैया? रिप्रोडक्शन साइकिल यहां पे मत लेके आना। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भैया अगर लिवर में डैमेज हुआ है
तो वो डैमेज रिकवर करने के लिए सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, नए सेल्स बनेंगे, ऑर्गन फिर से नया तरीके से बन जाता है। वुंड हो गई तो वुंड होता है, वुंड हीलिंग होता है, टिश्यू रिपेयरिंग होता है कि नहीं। वैसे ही लिवर में अगर 50% के आसपास भी लिवर अगर हमारा डैमेज हो जाए, या फिर सर्जरी करके 50% लीवर निकाल दिया जाए, 50% लीवर में अल्कोहल सिरोसिस हो जाए, बावजूद इसके लिवर में ये कैपेसिटी है कि 50% ऑर्गन को ये फिर से रीजनरेट करके बना सकता है। तो जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये बहुत ही फास्ट लेवल पे होता है और बहुत हाईएस्ट लेवल पे होता है। आप देखो, आप कोई भी ऑर्गन इमेजिन करो, हार्ट अगर आपका 50% हार्ट फेल है, भैया जिंदा रहना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, पेसमेकर लगाना पड़ेगा, स्टेंट डालने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। बट लीवर 50% तक भी अगर डैमेज हो जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो सकता है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लिवर के जो सेल्स है, हिपैटोसाइट इनको कहा जाता है, ये सेल्स इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये रीजनरेट खुद को कर सकते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस इफ गॉल ब्लैडर रिमूव्ड बाय सर्जरी? बेसिकली गॉल ब्लैडर, जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ बाइल को स्टोर करने का काम करता है। तो गॉल ब्लैडर को अगर निकाल भी दोगे, बाइल में जो थोड़ा थोड़ा बाइल, सॉरी, लिवर के अंदर जो थोड़ा थोड़ा बाइल यूज हो रहा है, बस उतना ही बाइल फैट इमल्सिफिकेशन के लिए यूज होगा, जो शायद सफिशिएंट ना हो, जिसकी वजह से फैट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा। हम आगे जाके बाइल के एब्सेंस में क्या होगा वो पढ़ने वाले, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं पैनक्रियाज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। देखा जाए तो जो हम न लिखते हैं, इसका जो फ्रंटल पार्ट है, कुछ ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। सामने हेड रहेगा, बीच में बॉडी और लास्ट में टेल देखने के लिए मिलता है। इसी के जस्ट पीछे गॉल ब्लैडर, और इसके ऊपर से अगर मतलब इसके पीछे की तरफ देखा जाए तो लिवर हमें प्रेजेंट होता दिखेगा। अब ये जो पैनक्रिया है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। पहले आते हैं अल्फा सेल्स, फिर आते हैं बीटा सेल्स, उसके बाद में आते हैं डेल्टा सेल्स, एंड देन आते हैं एफ सेल्स। ठीक है, बीटा, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स यहां पे अभी हम ज्यादा फोकस से पढ़ेंगे। ये डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स जो है, इनको कभी बाद में हम देखेंगे। फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये दो सेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल्स क्या करती है, ये ग्लूकागॉन को सिंथेसाइज करेगा। ग्लूकागॉन बॉडी का वो शुगर है जिसको बॉडी की हर सेल एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर सकती है। हमें पता है कि बॉडी को एनर्जी मिलती है शुगर फॉर्मेट में, तो ये ग्लूकागॉन के फॉर्मेट में होगा। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम होगी, हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर रहता है 80 टू 120 mg/dl, अगर ये लेवल 80 से बहुत ज्यादा नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली अल्फा सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ग्लूकागॉन का सेक्रेशन बढ़ेगा। जैसे ग्लूकागॉन का सेक्रेशन बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल जो घटी थी वो धीरे 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 फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि ये अपर लिमिट को टच करेगा, जिस टाइम पे वापस से ग्लूकागॉन सेक्रेशन बंद होगा। अब शुरू होगा बीटा सेल से इंसुलिन का रिलीज। इंसुलिन शुगर का ब्रेकडाउन करेगा, शुगर को सेल्स में यूटिलाइज करवाएगा, तो ब्लड में जो फ्री शुगर है उसकी लेवल घटेगी। तो अल्टीमेटली इंसुलिन आने के बाद में ये लेवल फिर से घटना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही जिगजैग पैटर्न में ही हमारा ब्लड शुगर लेवल एक स्टेडी स्टेट इक्वेशन बना के मेंटेन रखा जाता है। आप किसी भी टाइम पे देखो, हर आधे घंटे में अगर आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करोगे, उसमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि वो नॉर्मल रेंज में है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप कितना भी मीठा खाओ, आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाओ, आप कितना भी प्रोटीन रिच डाइट खाओ, आप कितना भी फैट खाओ, आप कितना भी फाइबर खाओ, कुछ भी खाओ, ब्लड शुगर लेवल हमेशा 80 टू 120 के बीच में मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है।
हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया है तो कुछ देर तक, जब तक उसका 100% ब्रेक डाउन नहीं होता, तब तक ये थोड़ी देर के लिए हाइयर लेवल पे रहेगी। 130 यहाँ तक 150 भी जाएगी, बट खाना हजम होने के 2-3 घंटे बाद ये वापस से 80 से 120 के बीच में ही आ जाती है। दैट इज बिन रेगुलेटेड बाय द अल्फा एंड बीटा सेल्स। ओके, तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। गॉट इट? परफेक्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बॉडी का सबसे लंबा वाला ऑर्गन। इसकी लेंथ अगर देखोगे तो ये 1 से 4 फीट तक लंबा हो सकता है। 1 से 4 फीट लंबा हो सकता है। बट ये पेट में, वंस अगेन, जो पेट में हमने स्टमक में लाइनिंग्स पे देखा था, सेम मैकेनिज्म, इसको फोल्डेड फॉर्मेट में बॉडी के कम से कम जगह में इसको फिट कर दिया जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी का वो हिस्सा है या फिर जीआई ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बेटा मैंने बताया कि डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल जीआई ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा बीटा सफिशिएंट है। राइट? बेटा लार्जेस्ट वो एरिया के हिसाब से है पवन, मैं एरिया नहीं बता रहा हूं, लंबाई बता रहा हूं, लेंथ, नॉट द साइज। लेंथ वाइज ये सबसे लंबा रहेगा। ओके, डिफरेंस समझो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। राइट? तो ये इसका सबसे बड़ा सरफेस एरिया होने की वजह से मैक्सिमम फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है? इनका इनर वॉल अगर आप देखोगे तो इनर वॉल के ऊपर या फिर इनर सरफेस के ऊपर हमें स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथीलियम देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर कॉलमनार एपिथीलियम, यानी कि ऐसे लंबे वाले सेल्स जिनके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, एंड उसके भी ऊपर सबसे बड़ा, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिनको कहा जाता है विलाई या फिर माइक्रोविलाई। क्या कहा जाता है इनको? ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे इनको कहा जाता है विलाई या फिर माइक्रोविलाई। अब ये बेसिकली क्या है? ये फिर से वो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है जिनकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। इमेजिन करो, ऑलरेडी ये कई फीट लंबा है, उसके अंदर भी ये छोटे छोटे विलाई इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो कितनी ज्यादा कैपेसिटी इसकी हो सकती है, कितना ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन इसमें हो सकता है। राइट? और जैसे हमने देखा था कि स्टमक में HCl होने की वजह से यहां पे एसिडिक पीएच होगा, वैसे ही इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच होगा। ये पीएच यूजुअली 7.4 से 8.5 के बीच में रहेगा, 7.4 टू 8.5। तो कई सारे ऐसे ड्रग्स जो कि अल्कलाइन नेचर में है उनको हम कोटिंग से प्रोटेक्ट करवाएंगे और उनको एंटेरिक कोटेड बनाएंगे, मतलब वो डायरेक्टली जाके इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाए, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में उसका अब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा। क्योंकि अगर स्टमक में आएंगे तो एसिड अल्कली रिएक्शन हो जाएंगे, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ड्रग बर्बाद हो जाएगा। ये ना हो इसलिए हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स भी देते हैं। ठीक है? इसमें कौन से सेल्स है? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल जिनके ऊपर विलाई या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यस यू कैन से दैट ऑल्सो। ठीक है? क्लियर? ओके। मैक्सिमम, जैसे कि मैंने बताया, इसका डाइजेशन के साथ साथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगा फूड का वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से बस 3 अलग अलग शेप में जुड़ा रहेगा, जिसमें एक होगा असेंडिंग कॉलोन क्योंकि फूड यहां से अपर डायरेक्शन में जाएगा, देन ट्रांसवर्स कॉलोन क्योंकि ये ट्रांसवर्स फॉलो करेगा, एंड देन डिसेंडिंग कॉलोन जहां से वो ऊपर से नीचे आके सिग्मोइड कॉलोन को फॉलो करके सीधा पहुंच जाएगा एनस के पास। ठीक है? ये होगा फूड का मूवमेंट। अब इसमें क्या है, इसके अंदर पहला
जो भी एक्सेस वाटर एंड न्यूट्रिशन बचा है इसको एब्जॉर्ब करवाना, ये रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन का काम। दूसरा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है, यानी कि जिसको हम फीसेस कहेंगे, इसका प्रोडक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इनकी कंसिस्टेंसी, जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है, ये मेंटेन रखना, ये भी फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। यानी कि जितना पानी इसमें से एब्जॉर्ब करेंगे वो ये देख के किया जाएगा कि भैया स्टूल की कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो। विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर स्टूल इजीली पास हो सकता है, इतनी कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन होनी चाहिए, जो कि यूजुअली हम इसको सेमी सॉलिड कहेंगे, है कि नहीं। नॉर्मली ये सेमी सॉलिड रहेगा। अगर कोई भी कंडीशन हो जाएगी जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर एक्सेसिव एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्टूल एकदम हार्ड हो जाएगी, एकदम डार्क, एकदम कड़क हो जाएगी। डायरिया जैसी चीज होगी तो इसके अंदर ये जो विलाई है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट होगा, एंड इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से वाटरी कंसिस्टेंसी की स्टूल्स हमें देखने के लिए मिल सकती है। ओके, तो ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन कमिंग टू द डाइजेशन ऑफ फूड। अब सारे पार्ट्स हमने देख लिए, डाइजेशन कहां पे, कब, कौन से ऑर्गन में, किस प्रकार से होगा। सारे ऑर्गन्स की एनाटॉमी क्लियर है। अब बेटा आपने काफी सारे क्वेश्चन पूछे, इसका साइज क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। काइंडली डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इनटू दिस। इसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। आपके एचएपी के थियोरेटिकल डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स होते तो ये सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी है, बट फिलहाल जितनी चीजें हमने डिस्कस की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये प्लीज बुरा मत मानना कि सर हमारे कमेंट्स का आंसर ही नहीं दे रहे, मेरे कमेंट्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसी को फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें लिमिटेड पढ़ना है। इतना सब कुछ पढ़ के इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो बार बार पूछे गए हैं जो भी है बस वही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके गुरु जी, हम कहाँ कह सकते हैं कि माइक्रोविलाई मेरी तरह फार्मा को काइनेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन? हाँ, बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइक्रोविलाई जो है ये मूवमेंट में भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन के पास। डाइजेशन जो है ये बेसिकली 2 टाइप का डाइजेशन होगा। पहला टाइप होता है मैकेनिकल डाइजेशन एंड दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। ओके अनुज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसकी लेंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इनटू अननेसेसरी स्टडीज। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेस लगेगा और उसकी मदद से खाने को तोड़ मरोड़ चबा चबा के छोटा कर दिया जाएगा। तो हमने पहले ही देखा जो हमारी बकल कैविटी है, जहां पे हमने चिविंग और स्वेलोइंग की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन की प्रोसेस सबसे पहले माउथ में शुरू कर दी थी। साथ ही साथ सलाइवा में कुछ एंजाइम्स थे जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनका केमिकल डाइजेशन भी यहीं पे शुरू हो जाता है। राइट, नेक्स्ट लेवल पे अगर आएंगे ईसोफेगस, जैसे कि ये सिर्फ कैरी करने वाले ट्यूब है, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे स्टमक में आएगा, यहां पे मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है हम पहले ये देखेंगे। बेसिकली जो हमारा कंप्लीट जीआई ट्रैक बना हुआ है, जो हमारा कंप्लीट जीआई ट्रैक बना है, इसमें कहीं भी कोई भी हड्डी नहीं है। दिस इज ऑल मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स, बराबर है। तो जब भी हम खाना खाएंगे भैया, इसको आगे कैसे भेज दिया जाएगा? ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के रिदम से बनने वाली प्रोसेस है, जिसकी मदद से खाने को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में आगे भेज दिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्सिस। अब ये जो ग्रीन कलर का बोलस है, ये हमारा काइम जो बना है या फिर बोलस है वो। ओके, इसके पीछे वाले जो मसल्स है ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इस चीज को आगे ढकेल दिया जाएगा।
जब ये आगे जाएगा ये पीछे से फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से इसको आगे ढकेल दिया जाएगा। ये दिख रहा है प्रोसेस? सिंपल एग्जांपल बता दूं इसका। भैया कभी आपने सलवार में नाड़ा डाला है, या फिर आपके ट्राउजर का अगर नाड़ा निकल जाता है, उसको कभी डालने की कोशिश की है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, नाड़े के एक तरफ में हम लोग सेफ्टी पिन लगाएंगे और उसको अंदर डालेंगे, फिर जो ऊपर का कपड़ा होता है उसको धीरे धीरे पीछे खींचेंगे, अंदर के पिन को आगे खींचेंगे, ऐसा करते करते उस नाड़े को हम आगे खींचेंगे। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है ये आपका बोलस है, और ऊपर का जो कपड़ा आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हो, ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का स्मूथ मसल है। एग्जैक्टली इसी मेथड से फूड जो है ये आगे भेज दिया जाता है। ओके, जब पेरिस्टालसिस है तो स्पिंक्टर क्यों बेटा? पेरिस्टालसिस जो है ना, पेट से आगे शुरू होगा, पेट के ऊपर नहीं। ओके, ये पेट के आगे शुरू हो जाता है, तो ऊपर की तरफ में उल्टा ना जाए इसलिए स्पिंक्टर जरूरी होता है। वन वे डायरेक्शनल फ्लो होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द पेरिस्टालसिस। तो ये पेरिस्टालसिस की मदद से यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हो जाएगा, जहां पे मिक्सिंग भी होगा एंड प्रोपल्शन भी होगा। मिक्सिंग मतलब क्या? बस पेट जो होता है ये एक्चुअली ट्विस्ट होता है, ट्विच होता है, तो ये ट्विच होते होते फूड को एक साथ मिक्स करवाएगा। जो भी हम खाना खाएंगे आखिरकार पेट में जाके मिक्स होना है, राइट? फिर केमिकल डाइजेशन, प्रोटीन्स, फैट्स, जो भी हेवी सब्सटेंसेस है, इन सबको HCl की मदद से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और साथ ही साथ में कुछ लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, एस्पिरिन, NSAIDs, ये सब कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब होना भी शुरू होता है। तो पेट में हम यूं कह सकते हैं कि 80% डाइजेशन होगा, 20% एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ पे? स्टमक के अंदर, राइट? फिर खाना धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आएगा मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है, ये रहेगा। एंड मैक्सिमम होगा केमिकल डाइजेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, जो नहीं वो चीज को ब्रेक डाउन करते करते ये एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। ओके, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, इसको डाइजेस्ट, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट करवा दिया जाएगा, एंड उसी में से मैक्सिमम पार्ट जो है ये एब्जॉर्ब भी यहीं पे होगा। पेप्टाइड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, सभी का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हमें देखने के लिए मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पे भी मैकेनिकल डाइजेशन होगा, क्योंकि फिर से जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहेगा। नो केमिकल डाइजेशन एक्सेप्ट द बैक्टीरिया। यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसकी मदद से डाइजेशन हो सकता है। सो केमिकल डाइजेशन इज एब्सोल्युटली एब्सेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे एब्जॉर्प्शन बचे कुछ चीजों का डेफिनेटली हो जाएगा, राइट? ईसोफेगस में भी होता है बेटा। ईसोफेगस का मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया, दिस इज जस्ट कैरी करने वाला ट्यूब। इसमें डाइजेशन ना मैकेनिकली ना केमिकली कुछ नहीं होगा, इसमें सलाइवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उसको एज अ डाइजेस्टिव प्रोसेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि डाइजेशन हो ही नहीं रहा है। समझो? ठीक है, अब इसमें कौन से केमिकल्स, एंजाइम्स कहां कहां से इन्वॉल्व रहेंगे। पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। दिन में 1.5 से 2 लीटर के आसपास इसका सेक्रेशन होगा, क्लियर एंड कलरलेस होगा। जैसे सलाइवा में इसके कंटेंट देखे वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम पानी रहेगा, इसके अलावा सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ एंजाइम्स रहेंगे जिसका पीएच रहेगा अल्कलाइन। थोड़ी देर पहले बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका रिलीज होगा जिसकी वजह से ये हाईली अल्कलाइन होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये इतना ज्यादा अल्कलाइन है तो ये इंटेस्टाइन के वॉल को प्रॉब्लम कैसे नहीं करेगा, डैमेज कैसे नहीं कर सकता? जैसे HCl वहां पे कर रहा है वैसे ये भी तो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। बट जब ये खाने के साथ मिक्स होगा इसका थोड़ा सा हो जाएगा डाइल्यूशन, और फिर ये 7.5 के आसपास तक डाइल्यूट हो जाएगा जब इसका एक्चुअल काम चलता रहता है। ठीक है,
तो इसमें डाइजेशन के मैक्सिमम एंजाइम्स, अमाइलेज, प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटीन के अमाइलेज, न्यूक्लियेजेस, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड इलास्टेज, इतने अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो मैक्सिमम छोटे छोटे ब्रेकडाउन करने का काम करेंगे। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम रहेगा, न्यूक्लिक एसिड के लिए राइबोन्यूक्लियस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस रहेगा, एंड टोटल देखा जाए तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म करवाने का काम होता है हमारे पैनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, कौन से एंजाइम्स कहां पे आते हैं। फाइन। फिर नेक्स्ट देखे बाइल, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मैं बोला था बाइल के बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। इसका प्रोडक्शन होता है लिवर में एंड सिर्फ स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। इसका भी पीएच लगभग 8 के आसपास रहेगा और दिन में 500 से 1000 ml तक इसका सेक्रेशन होगा। ठीक है सर, 1.5 से 2H हो सकता है तो कर दीजिए यही, और प्लीज आगे कंफ्यूजन हो क्या 1.5 से 2 आर, नहीं समझा मैं, लेक्चर टाइमिंग की बात कर रहे हो क्या? सर आर स्टमक हैव 1 kg ऑफ बैक्टीरिया इन स्टमक, इज इट ट्रू और नॉट? बेटा मैं वेट के हिसाब से तो नहीं बता सकता, बट जस्ट इसके बाद में मैं बताने वाला था आपको कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसी को हम गट भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम गट भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, गुड बैक्टीरियाज जिनको हम गट माइक्रोफ्लोरा भी कहेंगे। ये जो गट माइक्रोफ्लोरा होता है, इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम इसका होता है कि ये डाइजेशन में मदद करेंगे, इनसे जो भी सिक्रीशंस होंगे, जो भी एंजाइम्स इनसे निकलेंगे, ये डाइजेशन के लिए मदद करेंगे। एंड सेकेंडली ये जो होते हैं, ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने कभी भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि एंटीबायोटिक्स जब हम ज़्यादा खाएंगे उसके बाद पेट यूजुअली खराब होता है, क्योंकि पेट के अंदर जो हमारे गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंटीबायोटिक्स इसको बाइफरकेट नहीं कर सकता, कौन से हार्मफुल है, कौन से गुड बैक्टीरियाज है, ये जहां दिखे बैक्टीरिया सबको क्लियर ऑफ करते जाएगा, एंड इसकी वजह से गुड बैक्टीरियाज भी क्लियर हो जाएंगे, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड इसकी वजह से डायरिया होता है। ठीक है, ओके। फिर बाइल की अगर बात करेंगे तो ये डिस्चार्ज होता है डिओडिनम में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये एक पार्ट है जिसके अंदर 97% वाटर रहेगा, 0.7% बाइल रहेगा, 0.2% बिलिरुबिन एंड 0.51% फैट्स रहेंगे। ठीक है, अब ये करेगा क्या? बेसिकली ये जो बाइल होता है ये इमल्सिफाइंग एजेंट करके काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट सुटिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करना है तो आपको इमल्शन बनाना पड़ेगा। सेम वे में फैट जो होते हैं, ये फैट लिपोफिलिक नेचर में है, एंड इसको अगर बॉडी में स्टोर करना है तो इसकी वजह से ये जो होता है, हम क्या कहते हैं, ये बॉडी में स्टोर करने के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इमल्सिफाइड फॉर्मेट में। ये इमल्सिफिकेशन का काम करता है हमारा बाइल। तो अगर कहीं पे गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाएगा, कहीं पे अगर इसमें से बाइल का सेक्रेशन कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाइल के इमल्सिफिकेशन में। फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, फैट बनेगा इनडाइजेस्टेबल, और ये जो इनडाइजेस्टेड फैट है इसको फीसेस की मदद से बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जिस कंडीशन को कहा जाता है स्टीटोरिया। क्या कहा जाता है? स्टीटोरिया। ये जो स्टीटोरिया कंडीशन होती है, इसमें फैट
पीसेस में आ जाने की वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर चला जाएगा और ये वाइट टू ग्रे कलर में आएगी। जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन कि जो फीसेस बन रही है ये वाइट टू ग्रे कलर में बनेगी और साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा ग्रीजी बनेगी। पेट सही से साफ होने का आपको सेंसेशन ही नहीं आएगा, हमेशा वो चिपचिपा रहेगा, ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है। जो आपने पूछा ना गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे तो क्या होगा बेटा, ये प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से। और इसी के साथ साथ में जो फैट सोल्यूबल विटामिन वगैरह रहेंगे इनके एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होगा, तो उनकी वजह से होने वाले जो भी डिसीजेस है उनका भी हम शिकार बन सकते हैं। तो बाइल का बेसिकली फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड को सोल्यूबल बनना, जिसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, बिलिरुबिन का दोनों ही चीजें रेगुलेट की जा सकती है। ठीक है, ये बैच सफिशिएंट रहेगा ना जीपैट के लिए, अदर सोर्सेस की जरूरत है? बेटा देखो, अगर आपको सिर्फ पास होना है, इट इज ऑल अप टू यू। जितना भी नॉलेज हम लेक्चर में देने की कोशिश करते हैं दैट इज बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बट अगर आपको पढ़ना है, बुक्स भी है, आपको डीपीपीज भी मिल रहे हैं, आपको रिटर्न नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको माइंड मैप्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे। इन सब को इकट्ठा करके, ये वाले नोट्स भी आपको मिलेंगे, इन सब को इकट्ठा करके पढ़ोगे, दुनिया की सबसे बेस्ट पढ़ाई आपकी होने वाली है। ठीक है, फिर आते हैं इंटेस्टाइनल जूस के पास, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले, यहाँ पे सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा पेल येलोइश वाटरी कलर का इनका अपीयरेंस रहेगा। अल्कलाइन पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में इसका पीएच रहेगा। ठीक है, इसमें पेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज ये एंजाइम्स रहेंगे, तो इन सब के डाइजेशन में ये थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करता है। फाइन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया, तो बस इतना कंटेंट आज के लेक्चर में, यहां पे होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बेटा, बताओ। सर जिनके पास बुक है उनको नोट्स बनाने हैं। बेटा देखो, नोट्स बनाना ये एक अलग चीज है, आपके पास चाहे कितने भी रिसोर्सेस हो। देखो, एक्सप्लेन करते वक्त आपने ये चीज देखी होगी कि कुछ कंटेंट स्लाइड्स पे है, कुछ कंटेंट सिर्फ बातों में बता दिया जाता है। हर चीज कंटेंट में डालना जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो नोट्स हमेशा रनिंग नोट्स निकालने की आदत रखो, जिसमें जो भी चीजें सुनते वक्त आपको इंपॉर्टेंट लगेगी बस उसको नोट डाउन करते रखो। तो जब भी आप पढ़ाई करोगे उस टाइम पे अगर उनको आप नोट डाउन करते जाओगे तो आसानी से आपको वो रिकॉल करने में और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से उसका फायदा हो सकता है। ओके, अरे बेटा यही तो बताया आपको अभी। AIR 1 के लिए क्या करें, बस डेफिनेटली डेडिकेटेडली एंड प्योर हार्टेडली पढ़ाई करो। अगले बचे हुए 6-7 महीने जो है उसमें सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। सर स्टमक का पीएच बहुत कम होता है, फिर स्टमक में एसिड की वजह से प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? जो म्यूकोजल लेयर मैंने बताया आपको, ये म्यूकोजल लेयर स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसकी वजह से नहीं होता। सर चिंगम डाइजेस्ट होगा क्या स्टमक में? नहीं होता। सर सारे बैच साथ में चल रहे तब हम लोगों का 3.0 कैसे कंप्लीट होगा? आप अगर अभी आ रहे हो तो कल का लेक्चर अटेंड करो, ओरिएंटेशन, आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। टेस्ट बर्ड इतने इंपॉर्टेंट है? यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। HCl का पार्ट वापस, बेटा ऑलरेडी 2 बार हमने डिस्कस कर लिया, कर लो उसको। ठीक है, आफ्टर क्लास रूटीन कैसे रखें, इट इज ऑल अप टू यू। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, सबको इकट्ठा मिलके पढ़ना शुरू करो। ठीक है सर, देवानी किती सुंदर शरीर बनवलंय आपलं, अबरचबर खाऊन खराब करून घेतो। येस, वी आर वेरी फेमस फॉर दैट। सर आई थिंक वे थोड़ा फास्ट हुआ बेटा, आपका अगर फर्स्ट लेक्चर है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट लग सकता है, बट एवरेज स्पीड तो बेटा हमारी ये रहेगी, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो डिफाइंड टाइम में कंप्लीट करना है कि नहीं? एनस हैव 2 मसल्स, वो बताइए सर, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी क्लियर कर दीजिए।
जब हम लोग आपका बचा हुआ पार्ट रिपीट करेंगे ना बेटा, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक, उस टाइम पे ये सारी चीजें कवर होने वाली है, आप टेंशन मत लो, सब चीजें टाइम टू टाइम हो जाएगी। ओके, तो चलो एक बार फटाफट पोल हो जाए, जहां पे मैं समझ सकूं कि कितनों को ये समझ में आ चुका है। यस, इफ यू आर हैप्पी गो विथ थम्स अप। सर रेलवे फार्मासिस्ट के लिए जीपैट नोट से पढ़ सकते हैं ना? हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन आरआरबी में सिलेबस कंपैरेटिवली कम रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाएगा जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से। और आरआरबी में आपको नॉन फार्मा का भी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जो आपको जीपैट में नहीं होगा, तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी आपको करना ज़रूरी है। चलो परफेक्ट, 98% स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, थैंक यू सो मच बेटा, जो 1.83% आप बचे हो। इफ़ यू विश टू आस्क योर क्वेरीज, आपके क्वेरीज के आंसर डेफिनेटली दिए जाएंगे, बस एमसीक्यूज खत्म होने दो, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सर्वज्ञ दीक्षित सर, मेरा क्वेश्चन प्लीज बेटा, एमसीक्यू होने दो, उसके बाद में आते हैं फिर से क्वेश्चन के पास। चलो एमसीक्यू उसके लिए रेडी हो जाओ, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जल्दी से बताओ। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, या फिर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्ट एंजाइम्स। बेटा कमेंट सेक्शन में जाइए, पोल में जाके आंसर करो, तो यहाँ पे पोल में आपके नाम आएंगे, ठीक है। आमिर रजा बेटा प्लीज एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक करो, अगर पोल शो नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्टर्स टीम में कॉन्टैक्टर्स में जाके टेक्निकल टीम से क्वेरी रेस करो, वो जल्दी से आपकी क्वेरी रेस कर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? फॉर्मेशन ऑफ फीसेस हमने देखा था, यहाँ पे डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 64% स्टूडेंट का सही जवाब। कौशिक, आयुष एंड विष्णु, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द टॉपर्स। काफी सारे स्टूडेंट का सही जवाब है, बहुत अच्छे बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पाइलोरिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई, या फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। वंस अगेन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, क्या होगा वो? पाइलोरिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई, या फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। पोल का वहां पे ऑप्शन होगा बेटा, देखो आपके स्क्रीन पे, वहां से आप पोल खोल सकते हो। यस, टाइम इज अबाउट टू एंड। क्या होगा? ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल, विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो वंस अगेन ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। गुड, इस बार काफी स्टूडेंट्स का सही जवाब है, 88% स्टूडेंट का सही जवाब। अरविंद, सुमित एंड वैभवी, कॉन्ग्रेचुलेशन फास्टेस्ट सही जवाब के लिए, बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन? हमने डिस्कस किया था, बार बार डिस्कस किया इसको, कि ये सिर्फ एक्सेसरी है, इसका एज सच कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। कौन सा है वो ऑर्गन? ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, या फिर रेक्टम? क्या होगा? एक्सेसरी, जो सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर एज सच कोई मेजर एक्टिविटी नहीं होने वाली। इट इज जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो फूड को या फिर बोलस को कैरी करेगा फ्रॉम माउथ टू स्टमक। लिवर कहां से भाई? इट इज ईसोफेगस,
ऑप्शन नंबर ए। 43% स्टूडेंट का सही जवाब अरविंद, प्रिंस एंड अब्दुल। कंग्रेचुलेशन, फास्टेस्ट सही जवाब के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ। पवन, अगर ब्लर शो हो रहा है तो आपकी वीडियो क्वालिटी आप एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन आप चेक कर लो, शायद बैंडविड्थ में कोई इश्यू आ रहा होगा। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म? जो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दिया था, नाम में ही सीधा सीधा पता चल जाएगा। पेप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। यस, परफेक्ट जा रहे हो, नो कंफ्यूजन, नो डाउट्स। सुमन कुमार, कहां से बेटा सी दिख रहा है आपको? मुंह के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है क्या? नॉर्मली हमने डिस्कस किया ना, मुंह के अंदर सलाइवा होगा, तो सलाइवरी अमाइलेज ही इसका सही जवाब होगा। 82% स्टूडेंट का सही जवाब। क्षितिज, कौशिक एंड अरविंद, कंग्रेचुलेशन, फास्टेस्ट सही जवाब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच सब्सटेंस इमल्सिफाइज द फैट अलाउिंग फॉर द डाइजेशन बाय लाइपेज? म्यूकस, बाइल सॉल्ट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर पैनक्रियाटिक जूस? कौन सा रहेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स कौन करवाता है? इट इज नन अदर देन द ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। वंस अगेन, मुस्कान, कहां से सी दिख रहा है आपको? थोड़ा सोच समझ के आंसर दो यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, एग्जाम में भी यही गलतियां होती है। तो इट इज बाइल सॉल्ट्स, राइट। वंस अगेन ऑप्शन बी। सिर्फ 68% स्टूडेंट का ध्यान है। सौरभ, अरविंद एंड समर्थ, कंग्रेचुलेशन, फास्टेस्ट सही जवाब के लिए। और बस यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अब लेते हैं हम कुछ डाउट्स। टॉन्सिल्स का आपने पूछा था, टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या है? बेटा बेसिकली टॉन्सिल्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम में काम में आते हैं। जैसे नाक से हो, मुंह के जरिए हो, किसी भी टाइप का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको ट्रैप करना और उसको वहीं पे खत्म कर देना, ये होता है टॉन्सिल्स का काम। सर मेरा पोल पे टच ही नहीं बन रहा बार बार। बेटा आप टेक्निकल क्वेरी रेस करो, वहां पे टेक्निकल टीम की तरफ से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, यस रजनीश, थैंक यू। पोल पहले आ जा रहा है, क्वेश्चन बाद में, जो भी हो भाई, पोल आ तो रहा है, कर दो। देखो ये जो पोल है ना, बस आपको टाइम रेस्ट्रिक्शन के लिए, आदत हो जाए इसके लिए है। यहाँ पे आप कोई कंपटीशन मत लगाओ कि यहाँ पे पोल में टॉप आना है। एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में कैसे सही जवाब के पास पहुंचना है, बस इसका आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मेन एग्जाम में इसका फायदा आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। गुड ऋषिकेश, अनुराग, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगली बार आउट ऑफ कर लेना। ग्रेट। सर मैं नोट्स की एक एक लाइन कॉपी करता हूँ, मिनिमाइज कैसे करो? बाद में आपको ये सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, मत कॉपी करो एक एक लाइन को। लेक्चर का टाइमिंग बेटा एडजस्ट नहीं हो सकता, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पोल मोस्टली तो फोन में ही आता है बेटा, लैपटॉप का मुझे भी पता नहीं है। इफ यू वांट कॉन्टैक्ट अस में जाके आप क्वेरी रेज करके पूछ सकते हो। ओके, पैनक्रियाज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ऑर्गन है। पैनक्रियाज, इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। बाइल एसिड इंक्रीज क्यों होता है? जब हम हेपेटाइटिस पे आएंगे तब पता चलेगा बेटा, ठीक है। सर्वज्ञ मैंने बता दिया आपको कि जिस टाइम पे हम लोग वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स देखेंगे उस टाइम पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं, हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं उसको। ओके।
ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सच ए नाइस पार्टिसिपेशन। आई होप सबने लेक्चर एंजॉय किया होगा। बावजूद इसके अगर आपको कोई भी डाउट्स है जो यहाँ पे मैं डाउट सेक्शन में अगर नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फटाफट ऊपर जाते हैं, सारे पढ़ने का मौका नहीं मिलता। ओके तो उसकी वजह से अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स आपके अनआंसर्ड है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम के ऊपर आपको सिंपली PW फार्मा सर्च करना है। उसके अंदर जैसे ही आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिविजुअल फैकल्टी के साथ डिस्कशन के लिए ग्रुप्स बने हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाके आप आपके क्वेरीज रेज कर सकते हो। साथ ही साथ में पढ़ाई बेहतर हो जाए इसलिए PW फार्मा की तरफ से जो जीपैट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स की सीरीज निकली है वो भी ले लो। सबसे बेहतरीन पढ़ाई आपकी उसमें से हो जाएगी, इसकी गारंटी है। ओके थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल शार्प 8 बजे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपने पढ़ाई का